गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो क्या है, वो है वोल्केनिज्म। क्या? वोल्केनिज्म अर्थात ज्वालामुखी। ओके, वोल्केनिज्म। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था? अर्थक्वेक। गाइज, मैंने क्या बताया था कि वो जहाँ पे वोल्केनो होता है अर्थात जहाँ पे ज्वालामुखी है, वहाँ पे जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, इसके 99% चांसेस बनते हैं। कितने? 99%। ठीक है, कि अगर अर्थ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है तो अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, इसके 99% चांसेस बनते हैं। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर यही मतलब कि अगर ज्वालामुखी सॉरी भूकंप ओशियन के अंदर है तो क्या होता है? सुनामी आती है। ठीक है, ओशियन के अंदर जब भूकंप आता है तो क्या आता है? सुनामी आती है। ठीक है, तो ये सब मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके प्रीवियस क्लास में। ओके, तो आज का सेशन क्या है? आज का सेशन है वोल्केनिज्म अर्थात ज्वालामुखी। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली के कुछ मोटिव देखते हैं। मोटिव क्या है वो देख लेते हैं। मोटिव है एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ, अर्थात आपका प्रत्येक जो अगला लेवल होगा लाइफ का, वो क्या मांगता है आपसे? आपको डिफरेंट तरीके से देखना चाहता है। जैसे कि लाइफ अब अगले लेवल पे जाके डिफरेंट हो जाती है ना, उसी तरीके से वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि आपको डिफरेंट तरीके से मांगती है कि आप भी डिफरेंट की पहले से डिफरेंट हो जाइए, पहले से आगे निकल के मतलब अगले लेवल पे आप भी आ जाइए। ठीक है, जैसे कि लाइफ अपने अगले लेवल पे जा चुकी है। ओके, तो गाइज सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है? वोल्केनिज्म। ओके, तो गाइज वोल्केनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए थे वो देख लेते हैं। वो क्या है? वो मैंने क्या देखा था? अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक मैंने बताया था कि जब वो पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या करने लगे सॉरी, जब ऊपरी सतह क्या करने लगे? सेक करने लगे। जब ऊपरी सतह क्या करने लगे? सेक अर्थात कंपन करने लगे ऐसे ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप। ठीक है, इतना बताया था। हाँ, ये बताया था कि भूकंप किसे कहते हैं? जब पृथ्वी की ऊपरी सतह कंपन करने लगे उसे क्या कहते हैं? भूकंप। ओके, फिर मैंने क्या बताया था कि भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते हैं फोकस। ओके, और ये सबसे पहले जिस स्थान पर पहुँचता है, यहाँ से जब भूकंप उत्पन्न होता है तो ये वेब की तरह मतलब वेब की तरह चलता है, तरंग के माध्यम से चलता है ना। तो ये तरंग सबसे पहले जिस मतलब स्थान पे पहुँचती है, जिस स्थान पे पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या? ईपी सेंटर। ओके, अर्थात अधिकेंद्र। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि ईपी सेंटर जो है वो फोकस के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात ये ऐसे, ठीक है, लंबवत। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। फिर मैंने क्या बताया था कि जो ये वेव होती हैं, ये तरंग होती हैं, ये क्या होती हैं? ये एनर्जी होती हैं, ऊर्जा होती हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो, ये होती है एनर्जी। एनर्जी की क्या होती है? मतलब कि जब ये रिलीज होती है तो ये वेव के अकॉर्डिंग, मतलब कि वेव के रूप में चलती हैं। तो ये वेव कितनी प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की मैंने बताई थी। कौन कौन सी? पी, एस एंड एल, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव, अर्थात लॉन्ग वेव, लव वेव। ये मैंने बताया था, ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? वोल्केनिज्म। उसके बाद मैं फिर जब मैं अर्थक्वेक पढ़ा रहा था उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब ये फोकस एंड एपी सेंटर कहाँ हो? ओशियन के अंदर स्थित हो, अर्थात ओशियन के नीचे, ओशियन वाली क्रस्ट के नीचे स्थित हो, तो क्या आता है? ये जो यहाँ पे पानी भरा रहता है इसमें क्या होता है? भूकंप आ जाता है, तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। देखो, नॉर्मल विंड जो होती सॉरी नॉर्मल वेव जो होती है वाटर की, वो ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन जब भूकंप आता है तो ये वेव विशाल रूप धारण कर लेती हैं।
वाटर वेव जो होती हैं वो विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जो कि ऐसे ऐसे करके चलती हैं। ठीक है, मैंने कल फिगर भी दिखाया था। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करके चलने लगती हैं। ठीक है, तो वो क्या रूप धारण कर लेती हैं, सुनामी का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इतना मैंने बताया था, और आज के देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी। ठीक है, चैप्टर है हमारा वोल्केनिज्म, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक जो छूट गया था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी। ठीक है, अर्थात सुनामी का वितरण ये छूट गया था। सुनामी कहाँ कहाँ आती है, कितना आती है, ये छूट गया था। तो आज वही देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं, किस पे, वोल्केनिज्म पे, अर्थात ज्वालामुखी पे। ओके, तो आगे चलते हैं। टॉपिक क्या है आपका आज का, छोटा सा जो छूटा था वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी। ओके, देखो सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, जापान में और पैसिफिक ओशियन में। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। क्योंकि जापान जो हमारी पेरी प्रशांत पेटी है, मैंने बताया था ना जब अर्थक्वेक बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो वहाँ बताया था क्या कि अर्थक्वेक कहाँ ज़्यादा आता है, पेरी प्रशांत पेटी अर्थात सरकम पैसिफिक बेल्ट में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, भूकंप, सुनामी भी ज़्यादा आती है। ठीक है, जब भूकंप आएगा तो वहाँ भी सुनामी ज़्यादा आती है। ठीक है, फिर मैंने कहा 15% साउथ पैसिफिक आइलैंड। देखो पैसिफिक यहाँ नाम ही आ गया, इसलिए फिर से कहाँ आ गए, साउथ में, सॉरी पैसिफिक में। लेकिन दक्षिण प्रशांतीय द्वीप वहाँ पे 15% आता है। ठीक है, 7% नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में आता है, 7% साउथ अमेरिका में आता है, 5% रसिया में, 5% एशिया में, 5% इंडोनेशिया, 4% अलास्का में, एंड 1% से कम भी कहाँ आता है, हवाई में। ठीक है, ये किसका वितरण था, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन था, सुनामी का। ठीक है, मैंने सुनामी को क्या बताया था, सुनामी क्या बताया था, ये TSU अर्थात अत्यधिक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की तरंग। ठीक है, अत्यधिक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की तरंग, वाटर तरंग, वाटर वेव जो है वो क्या है हमारी, मैंने बताया ना कि जब भूकंप ओशियन के अंदर आए, अर्थात समुद्र में भूकंप आए, तब क्या उत्पन्न होता है, वाटर जो है अर्थात जो लहरें हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा ऊंची नीचे हो जाती हैं, अर्थात ऊंची हो जाती हैं। ठीक है, तो वही क्या है, सुनामी के, उसी का नाम क्या दे दिया जाता है, सुनामी। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। ये देखिए लिखा है ना, ये ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन, अर्थात यहाँ 70% सुनामी आती है। ठीक है, मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी में कितना, 9%। ओके, इंडियन ओशियन में कितना, 6%। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखो ज्वालामुखी हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, खुद से ड्रॉ करके। चाहूँ तो मैं PPT भी मतलब बनाई है, वहाँ पे ड्रॉ दिखा दूँ आपको बस, लेकिन समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि अर्थ कितनी प्रकार के, फंडामेंटल से चलते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल। कहाँ, फंडामेंटल, फंडामेंटल से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि अर्थ कितनी लेयर से बनी है, 3 लेयर से। कितनी, अर्थ हमारी 3 लेयर से बनी है। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्या, जैसे कि ये क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये क्या है, क्रस्ट, ये क्या है, मेंटल, ये क्या है, कोर। ठीक है, इतनी बात मैंने बताया था। कब बताया था, जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता रहा था, तो वहाँ पे ये बातें बताई थी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि जैसे कि डेप्थ में जाने पे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर। डेप्थ में जाने के अर्थात गहराई में जाने पे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर। तो D डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू T, और टेम्परेचर के साथ साथ क्या बढ़ता है हमारा, प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ता है तो
प्रेशर भी बढ़ता है, अर्थात टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी एंड टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, अर्थात गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ता है तो क्या हमारा प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, ये बातें नॉर्मल सी हैं। उसके बाद अब देखो, अब ये हमारी क्रस्ट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। अब क्रस्ट में अगर गहराई में जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए प्लस इसे हीट दे देते हैं, तो ये क्या मेंटल क्या है, सेमी सॉलिड, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सॉलिड बनेगा। सॉलिड क्रस्ट हमारी जब उसे गर्म करेंगे, अर्थात जब डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, हीट दे देंगे तो वो क्या होगा, सेमी सॉलिड। ओके, फिर जब और ज़्यादा हीट दे देंगे तो ये और नीचे जाके क्या बन जाएगा, लिक्विड। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, वही मैंने यहाँ पे डिनोट किया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अर्थात हम क्या समझिए कि हमारी जो लेयर है, हमारी क्रस्ट है, वो क्या है, हमारी जो क्रस्ट है वो क्या है, सॉलिड है। मेंटल क्या है हमारी, सेमी सॉलिड है। कोर क्या है, लिक्विड है। इतनी बात समझ आई। फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि मेंटल में क्या भरा पड़ा है, मैग्मा। मेंटल में क्या भरा पड़ा है, मैग्मा। ठीक है, आपको याद हो जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो वहाँ मैंने एक थियरी यूज की थी, कॉन्वेक्शनल करंट थियरी। ये थियरी क्या होती है, ये मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी में भी बताया था, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी पढ़ा रहे थे प्लेट टेक्टोनिक के पहले, प्लेट टेक्टोनिक के पहले वाली सेशन में। तो वहाँ मैंने क्या बता, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी जब पढ़ा रहा था तो वहाँ ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये क्या होता है, ये समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि पहले कॉन्वेक्शनल करंट थियरी पढ़ते हैं, फिर अपने अर्थ पे चलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो फिर ये मैग्मा वाला पार्ट नहीं समझ आएगा, अर्थात अर्थ की लेयर वाली पार्ट नहीं समझ आएगी। हुआ क्या, कॉन्वेक्शनल करंट समझते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्शनल करंट क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा बाल्टी है, इसमें क्या भरा पड़ा है, पानी, इसमें भर दिए पानी। ठीक है, और नीचे से क्या दे दिया गया, हीट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये मैंने हीट दे दिया। ओके, ये क्या हो गया, हीट दे दिया। अब देखो, अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जब ये हीट दे दिया गया तो क्या होगा कि पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो ये पानी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे पानी ऊपर जाएगा। पानी ऊपर जाएगा तो जब पानी, गर्म पानी ऊपर जा रहा तो ठंडा पानी इसका सांस लेने के लिए नीचे आएगा। ठीक है, ठंडा पानी ऐसा सांस लेने के लिए नीचे आएगा, ऐसे। तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ठंडा पानी ऊपर, गर्म पानी नीचे। ठीक है, ऐसे, अर्थात ठंडा पानी नीचे जाएगा गर्म पानी का सांस लेने के लिए, और गर्म पानी ऊपर जाएगा ठंडे पानी का सांस लेने के लिए। तो ये क्या करेगा, ऐसे साइकिल चलने लगती है, ऐसा, ऐसे। ठीक है, ऐसे चक्र मॉडल चलने लगती हैं। ठीक है, यही क्या है, इसी थियरी को, मतलब यही कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शनल करंट। ठीक है, ये कॉन्वेक्शनल मतलब कॉन्वेक्शनल चलने लगता है। ठीक है, कॉन्वेक्शनल चलने लगता है, अर्थात संवहनीय धारा की तरफ चलने लगता है। ठीक है, तो यही होता है कि हाँ, हमारी अर्थ में भी यही क्रिया होती है। ठीक है, अर्थात मैग्मा हमारा क्या करता है कि कॉन्वेक्शनल करंट का काम करता है। ठीक है, लावा जो है कन्वेक्शनल करंट का काम करता है। तो जब कॉन्वेक्शनल करंट का काम करता है तो होता क्या है, जैसे कि ये हमारी अर्थ की लेयर है। ओके, जैसे कि ये अर्थ की लेयर है। ओके, ये अर्थ की लेयर है और नीचे क्या भरा पड़ा है, लावा।
ठीक है, ये लावा भर दिए। ये लावा भरा पड़ा है। ओके, मैंने क्या बताया कि देखो नीचे से हीट उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पृथ्वी के अंदर ऊर्जा रिलीज होती है। कैसे? जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उनका डिके, उनका क्षय होता है, तो वहाँ से क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो एनर्जी किस रूप में रिलीज होती है? ऊष्मा के रूप में। ठीक है, किसके? ऊष्मा के रूप में। तो रेडियो एक्टिव डीके जो है वो कहाँ पे होता है? कोर में। और कोर से क्या होती है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होती है किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्मा में हमारा, जैसे कि वाटर में नीचे से आग जल रही थी ना, वही सिस्टम यहाँ पे, वही भी मतलब वही जो क्रिया है वो यहाँ पे भी हो रही। तो क्या करेगा कि गर्म लावा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा, और ठंडा लावा इसका स्थान लेने के लिए नीचे। ठीक है, गर्म लावा ऊपर, ठंडा लावा नीचे। ठीक है, तो ये भी ऐसे काम करने लगता है, ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसे चक्र के अकॉर्डिंग चलने लगता है, मतलब चक्र की तरह चलने लगता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही जब ये फिर ऊपर जाके लिथोस्फेयर पे फोर्स लगाने लगता है, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो एक जब ये इधर फोर्स लगाता है और लावा फिर इधर ऐसे फोर्स लगाता ही रहता है, ये भी पता है। जब इधर फोर्स लगाता रहता है तो एक टाइम आता है कि क्रस्ट बीच से कमज़ोर हो जाती है। ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, तो क्या होगा? क्रस्ट टूट जाती है बीच से। ठीक है, फोर्स लग रहा ना, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बताया था ना, अपोजिट फोर्स, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो वही तो यहाँ भी हो रहा, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। तो ये क्या होता है कि क्रस्ट हमारी बीच से कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। जब टूट जाती है तो क्या होता है, लावा हमारा, मैग्मा जो है हमारा, बाहर ऐसे निकल जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे लावा बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। क्या? ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, इतनी बात समझ आई? मैंने कॉन्वेक्शनल करंट थियरी भी समझाई, कोशिश करी, और यहाँ भी वही थियरी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं वोल्केनोसिटी। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनोसिटी। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनोसिटी। देखो, इससे वोल्केनो नहीं कहते, वोल्केनो सिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं आगे, अब वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी तो ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया पढ़ ली। ठीक है, समझ ली ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है। ठीक है, तो अब वोल्केनो सिटी, सॉरी, वोल्केनो क्या होता है वो समझते हैं। देखो, जैसे कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, नीचे से क्या हुआ? लावा ऐसे बाहर निकला। ठीक है, जैसे कि ये लावा बाहर निकला ऐसे। ठीक है, लावा ऐसे बाहर निकला, ऐसे ऐसे। उसके बाद जब ये यहाँ से ऐसे बाहर निकला लावा, ऐसे। ठीक है, ये लावा भरा पड़ा है, जब लावा यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे, तो ये ऐसे जम जाता है। ठीक है, ऐसे जम जाता है। अब देखो, ये नीचे से निकलता है एक नली के थ्रू। अब पूरी क्रश तोड़ नहीं पाएगा, तो ये नली के थ्रू निकलता है, और क्या करता है, ये ऊपर तक ऐसे जाता है और ऐसे बाहर ऐसे जम जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ओके, ये यहाँ पे ऐसे छोटा मुंह बन जा मुंह मुख टाइप का बन जाता है। ठीक है, एक छिद्र जिसे कहते हैं विवर, वेंट। ठीक है, उसकी तरह बन जाता है। ठीक है, ये जो छिद्र होता है, ये जो मतलब वेंट बनता है, जो छिद्र बनता है, इसे कहते हैं क्रेटर। क्या? क्रेटर। ओके, इसे क्या कहते हैं? क्रेटर। किसे? ये जो मुख बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेटर। उसके बाद ये शेप ऐसे बनता है, कोन की आकार का, ऐसे।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं वोल्केनिक कोन, क्या, कोन। ठीक है, और देखो मैं वोल्केनो की बात कर रहा था ना, इस क्रेटर को, ये जो वेंट है, ये जो वेंट है, इसी को कहते हैं वोल्केनो। इसे, इस वेंट को ही क्या कहते हैं, वोल्केनो, अर्थात क्रेटर। क्रेटर जो हमारा मुख होता है उसी को कहते हैं वेंट। ठीक है, अब देखो क्या क्या समझा है कि क्रेटर क्या है, मुख, इसकी शेप जो बनती है लावा के जमने के बाद उसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक कोन। ओके, और इस क्रेटर को ही क्या कहते हैं, क्रेटर को ही कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, इस क्रेटर को ही क्या कहते हैं, वोल्केनो। उसके बाद इस पाइप को जिसके थ्रू ये बाहर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वोल्केनिक पाइप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक पाइप। इतनी बात समझ आई, ज्वालामुखी समझे, ज्वालामुखी उद्गार समझे अर्थात वोल्केनो समझे, एंड वोल्केनोसिटी समझे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इसके पूरी प्रक्रिया को, ये जो हो रहा, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वोल्केनोसिटी, और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इस मुख को जिसके थ्रू ये बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर अर्थात ज्वालामुखी। ओके, अब देखो क्या समझे, ज्वालामुखी क्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात वोल्केनोसिटी एंड वोल्केनो दोनों समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्लाइड पे चलते हैं, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ड्रा करके तब समझे, अब स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड क्या है, कह रहे, ये देखिए, ये जैसे कि वोल्केनिक बॉम्ब, देखो क्या लिख रहा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं जो कलर है। देखो ये क्या है, मैग्मा। ठीक है, यहाँ से मैग्मा भरा पड़ा है ना, ये मेंटल है, मेंटल में क्या भरा पड़ा है, मैग्मा। उसके बाद क्या होता है कि ये बाहर निकलता है। ठीक है, ये मैंने बताया ना, कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, ठंडा ठंडा नीचे, गर्म ऊपर, ठंडा नीचे, गर्म ऊपर, तो ये ऐसे चलता है। तो ये क्या करता है कि ऐसे क्रस्ट पे इधर फोर्स और इधर फोर्स लगाता है, तो ये बीच से ऐसे क्रस्ट टूट जाती है। ठीक है, फॉल्ट आ जाता है। तो जब फॉल्ट आता है ना, तो ये क्या करता है कि ये जो लावा तैयार बैठा है बाहर निकलने के लिए, ये ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे ये क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आके क्या करता है कि ये जिधर जिधर मतलब जगह मिलती है इसको ऐसे ऐसे फैलता जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और नहीं निकल पाता तो ये ऊपर चला जाता है ऐसे, मतलब कि जब ये निकलेगा ऐसे क्रस्ट पे, तो पहले तो ऐसे ही स्टार्टिंग से ऐसे ही जमा करता जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जमा करके जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है, ये जम जाता है ऐसे, ऐसे जम जाता है। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, ऐसे यहाँ मुख बन जाता है। ठीक है, ये देखो क्रेटर लिखा है ना, यहाँ पे मुख बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुख बन जाता है, इस मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर। और ये जिसके थ्रू निकलता है, ये पाइप, ये ऐसे पाइप बन जाती है। ठीक है, ये जगह बनती रहती है जिसके थ्रू ये मैग्मा ऐसे बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पाइप, वोल्केनिक पाइप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक पाइप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक पाइप। अब देखो ये वोल्केनिक पाइप समझ आए, अब ये देखो, ये ऐसे, ये जो शेप बना है इसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक कोन। क्या, वोल्केनिक कोन। ठीक है, कोन, किसे, इस शेप को, जो लावा से शेप बनता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक कोन। ठीक है, क्रेटर हमारा मुख जहाँ से लावा बाहर निकलता है ऐसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, किसे, क्रेटर अर्थात वेंट को ही क्या कहते हैं, वोल्केनो। ठीक है, वेंट को ही क्या कहते हैं, वोल्केनो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और देखो वोल्केनो समझे, समझ गए, ठीक है, हाँ समझ गए। अदर देखो, सॉरी, इसके बाद क्या है, इसके बाद होता है कि इस पूरी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया हो रही
यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनोसिटी। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनोसिटी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। वोल्केनो एंड वोल्केनोसिटी डिफरेंस समझ आया? चलिए ठीक है, नहीं समझ आया यहाँ से आगे देखिए, स्लाइड रखे वहाँ समझ आता है, और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ क्या कह रहा? डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो एंड वोल्केनोसिटी। ठीक है, क्या कह रहा कि जिस नली से लावा बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ समझा के, कि जहाँ से बाहर आता है, जिस वेंट से बाहर आता है, जिस छिद्र से बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ओके, अब क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के संपूर्ण प्रक्रिया को वोल्केनोसिटी कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया, ये जो बनता है इसकी ज्वालामुखी के उद्गार की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्केनोसिटी। पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा? ये भी मैं बता चुका हूँ क्या क्या होता है कंपोजिशन ऑफ वोल्केनो। कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? कोन होता है, मुख होता है अर्थात क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी पाइप, ये भी बता चुके हैं, वोल्केनिक पाइप, दोनों बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, लावा, गैस, राख, धूलकण। ये देखिए, एक बार स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अपनी स्लाइड पे जो चलते हैं इस पे। ठीक है, ये क्या है? स्लाइड है ना अपनी, इस पे देखते हैं। ये देखो, इस जो मैग्मा निकला, इससे बाहर निकलता क्या है, अर्थात अर्थ के अंदर से बाहर आता क्या क्या है, उसके बारे में कह रहा। ठीक है, अर्थ के अंदर बाहर, मतलब अर्थ के बाहर आता क्या क्या है वो उसकी बात कर रहा। तो क्या क्या आता है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो लावा बाहर आता है। क्या? लावा। फिर गैस, फिर एस अर्थात राख। लावा हुआ, गैस हुआ, राख हुआ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल। फिर क्या है? फिर है आपका जलवाष्प। ठीक है, क्या क्या? लावा, गैस, राख, डस्ट पार्टिकल एंड जलवाष्प। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो, गैस क्या क्या है, गैस के बारे में समझते हैं। गैस क्या क्या है, गैस कौन कौन सी निकलती हैं वो देखता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आई? गैस क्या क्या है? गैस, मेजर गैस जो निकलती है वो क्या है? SO2। ये मेजर गैस है। ठीक है, बाकी सभी निकलती हैं जैसे कि CO2, NO2, सभी निकलती हैं। ठीक है, CO2, NO2, CH4, ये सभी निकलती हैं गैसें। लेकिन मेजर गैस जो निकलती है सबसे ज़्यादा SO2। ठीक है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट होता है, अभी बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेजर गैस क्या निकलती है? SO2। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कहाँ पहुँचे थे, ये क्या क्या निकलता है? लावा, गैस, राख, धूलकण, जलवाष्प। गैस कौन कौन सी? SO2, CO2, CO, ओके, फिर NO2। इतने निकले। देखो, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें। अभी आगे बता रहा, अभी आगे इसका ग्लोबल वार्मिंग पे इफ़ेक्ट बता रहा है, क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग पे इफ़ेक्ट इसका बता रहा। आगे चलते हैं। आगे ये देखो, गैस कौन कौन सी निकलती है? CO2, SO2, NO2, CH4। ओके, इतनी गैसें निकलती हैं। मेजर गैस कौन सी निकलती है? हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फ़र डाइऑक्साइड अर्थात SO2। ठीक है, इतनी ये गैस निकली, SO2। अब देखो, इसका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार से हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे
क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको इस बारे में समझते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, ये सभी जितनी गैसें हैं ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ये सभी गैसें क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये समझते हैं कि ये गैसें क्या है हमारी जो निकली हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, एक बात नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि जो हमारी वाटर वेपर है अर्थात जलवाष्प है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। क्या नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, कौन, जलवाष्प हमारा। ठीक है, अब देखो टॉपिक समझते हैं। हम सभी क्या हैं, हम सभी हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। हम क्लाइमेट फोर्सिंग के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट फोर्सिंग ये क्या है, ये बेसिकली के इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन अभी मैं बता रहा है हम सभी क्लाइमेट फोर्सिंग का काम करते हैं। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है, क्लाइमेट फोर्सिंग होती है कि जैसे कि हम सभी क्लाइमेट में एक योगदान देते हैं। ठीक है, वही योगदान क्या है हमारा, क्लाइमेट फोर्सिंग। हम सभी क्लाइमेट में एक योगदान देते हैं, अर्थात हमारा जो क्लाइमेट है उसमें एक योगदान देते हैं। ठीक है, तो वही क्या है हमारा क्लाइमेट फोर्सिंग। ठीक है, योगदान क्या देते हैं, या तो तापमान बढ़ाएंगे या तो तापमान घटाएंगे, यही योगदान रहता है क्लाइमेट में हमारा। ठीक है, ये क्या, या तो तापमान बढ़ाएंगे या तो तापमान घटाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या होगा, देखो योगदान क्या होगा, या तो तापमान बढ़ाएंगे या तो तापमान घटाएंगे। माइनस होने पे ये क्या होगा, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। ठीक है, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। अब चलते हैं वहाँ पे। देखो लावा क्या है, गर्म है, गर्म है, तापमान गर्म है, तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए ठीक है, लावा। अब बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी मैंने क्या बताया, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस सभी हैं, हाँ सभी हैं ग्रीन हाउस गैस। तो सभी क्या करेंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगी, सभी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगी तो क्या होगा, क्या वास्तव में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो समझते हैं अब। ये हमारी क्या है, अर्थ लेयर है। ठीक है, यहाँ से क्या है, सन, ये रेज आती हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर किसका काम करता है, ट्रांसपेरेंट का, किसका, ट्रांसपेरेंट का काम करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट का काम करता है। तो ये क्या करता है कि ये जो सूर्य से रेज निकलते हैं, इनकमिंग सोलर रेज होती हैं, ये क्या करता है, इन्हें तो वेलकम करता है, इनका क्या करता है, वेलकम। ठीक है, ये क्या करती हैं, पृथ्वी से आके टकरा जाती हैं। जब ये यहाँ आती हैं तो इनकी क्या होती है कि जो लेमडा होता है इनकी, वो क्या होता है, लो अर्थात वेवलेंथ क्या होती है, हाई। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लो होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हाई होती है। लेमडा क्या है, लो, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई, एनर्जी क्या है, हाई। अर्थात क्या, इनकी जो सूर्य से हमारी रेज आती हैं, सूर्य से हमारी अर्थ पे रेज आती हैं, उनकी क्या है, लेमडा क्या है, लो, फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई। ठीक है, फिर ये क्या करती आती हैं, पृथ्वी से टकरा के फिर वापस ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी से टकरा के वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या करता है,
ये इन्हें बाहर नहीं जाता, कुछ बाहर निकल जाती हैं और कुछ रह जाती हैं, ठीक है, कुछ ही निकलती हैं, बाकी सभी रह जाती हैं, ठीक है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये कुछ मतलब निकल जाती हैं और कुछ रह जाती हैं, ठीक है, कुछ ही निकलती हैं और ज़्यादातर रह जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखता है ना, टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखने के लिए ये बाहर जाने ही नहीं देता, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, ये बात समझ आई। हाँ, ये मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो क्या होता है कि गर्म चीज़ें निकलती हैं अर्थात तापमान बढ़ेगा, जैसे कि लावा निकला, SO2 CO2 सभी गर्म है गैसें हैं ना, सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं, ऐसा वास्तव में होता नहीं। ग्रीन मतलब कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। जब उद्गार होता है तो वो इंक्रीज नहीं होता, क्यों नहीं होता वो देखो, वो बता रहा, जो हमारा मतलब कि इंक्रीज क्यों नहीं होता। देखो SO2, ये जो गैस निकलती है यहाँ से, मेजर गैस है ना SO2, ये निकलती है, तो क्या होता है जब ये निकलती है तो मतलब कि डस्ट के साथ मिलकर क्या बना लेती है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्या बना लेती है, एरोसोल, क्या एरोसोल बना लेती है, ठीक है। किसके साथ, SO2 प्लस डस्ट पार्टिकल क्या बना लेते हैं, दोनों मिलकर एरोसोल। ये क्या है, ये एक प्रकार तरह का बादल है, ठीक है, एक तरह का बादल है एरोसोल, जो कि ऐसे वायुमंडल में ऐसे छा जाता है, ठीक है, वायुमंडल में ऐसे फैल जाता है। तो क्या होता है कि जब ये एरोसोल फैल जाता है तो ये यहाँ से सूर्य की किरणें जो आती हैं ये इसे अंदर आने ही नहीं देता, ये इसे बाहर कर देता है इसे, ठीक है। एरोसोल जो है ये इसे वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, ठीक है। तो अब उद्गार हुआ तो ये तो पहले से यहाँ पे, अब यहाँ पे से सूर्य की किरणें तो आई नहीं, तो अब ये उद्गार हुआ तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा वही इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है, ठीक है। वोल्केनो के आने पर ग्लोबल वार्मिंग हमारी जो है, ग्लोबल वार्मिंग वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों क्यों डिक्रीज होता है बता दिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज, ठीक है। लेकिन एसिडिक रेन, एसिडिक रेन क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, एसिडिक रेन क्या है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वोल्केनो आता है वहाँ तब वर्षा होती है, कौन सी वर्षा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक रेन होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ वोल्केनो, ओके। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।